नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, CBSE 12th English book Flamingo, second lesson, and the title is Lost Spring, means stories of stolen childhood। ऐसे बच्चों की कहानी जिनका बचपन चुरा लिया गया। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कहानी। लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, लॉस्ट स्प्रिंग के दो पार्ट हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। फर्स्ट वन स्टोरी ऑफ साहिब आलम एंड द सेकंड स्टोरी ऑफ मुकेश फ्रॉम फिरोजाबाद। लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए, इस कहानी में जो हमारी राइटर है अनीस जंग, उनका बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरीज, बोथ ऑफ स्टोरीज, दोनों कहानियों का सेंट्रल कैरेक्टर है। सो सबसे पहले हम लोग अनीस जंग जो हमारी राइटर है उनके बारे में जानेंगे। राउरकेला में उनका जन्म 1964 में हुआ, 1964 में, and then she went to Hyderabad for further studies, and then she went to America, United States of America for further studies। राउरकेला में जन्म होने के बाद वो हैदराबाद और हैदराबाद से अमेरिका गई। उनके माता और पिता दोनों ही राइटर थे। सो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने भी भारत के एक प्रतिष्ठित अखबार के एडिटर के रूप में और कॉलमिनिस्ट के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने कई किताबें लिखी। उन किताबों में एक किताब थी लॉस्ट स्प्रिंग, और आज इसी बुक में से हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उस कहानी को लेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। यहां इस स्टोरी का टाइटल रखा है, कभी कभी उसे कूड़े के ढेर में से, मुझे कूड़े के ढेर में से रुपया मिल जाता है। कौन कहता है ऐसा? यह कहानी है साहिब आलम की, जो बांग्लादेश से, जिनके पेरेंट्स यहां रोजी रोटी की तलाश में आए हैं और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गार्बेज पिकिंग का काम करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। और वो कूड़ा बीन रहा है, और जब वो कूड़ा बीन रहा है तो राइटर उससे कहती है, तुम ऐसा क्यों करते हो? साहिब आलम कहता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। राइटर कहती है, तो स्कूल जाओ। राइटर को यह भी पता है कि उसका जो एडवाइस है उसकी, वो कितनी बेईमानी है, कितनी निराधार है, उसका कोई बेस नहीं है। क्योंकि वो ये भी जानती है कि ये बांग्लादेश से आया हुआ है, और इन्होंने अपना घर, अपने खेत, उस तूफान में, न जाने कितने तूफान आए और घर और खेतों को बर्बाद कर दिया, और रोजी रोटी की तलाश में अब ये दिल्ली के सेमापुरी इलाके में आकर बस गए हैं। राइटर जानती है। एक तरफ को देखते हुए साहिब आलम कहता है, उसके पास कोई स्कूल नहीं है, यानी कि उसके घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। फिर राइटर कहती है, अगर वो स्कूल खोलेगी तो क्या वो उसके स्कूल में पढ़ेगा? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, हाँ, वो जरूर पढ़ेगा। ऐसे ही महीनों गुजर जाते हैं, और अब राइटर फिर जब साहिब आलम को मिलती है तो साहिब आलम दौड़ता हुआ उसके पास आता है और आके कहता है, क्या उसका स्कूल तैयार है? राइटर को अपने खोखले, अपने निराधार, बेकार के जो प्रॉमिस उसने उससे किया था, उसे रियलाइज होता है कि उसका जो प्रॉमिस था वो कितना निराधार था। वह साहिब आलम से उसका नाम पूछती है। साहिब आलम नाम बताता है, साहिब आलम, द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का स्वामी।
राइटर सोचती है कि उसे अपने नाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। उसे खुद नहीं पता जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक का नाम लिए बैठा है, वो आज रैग पिकिंग का काम कर रहा है, कूड़ा बीनने का काम कर रहा है। फिर वो उसके जो उसकी टीम है, उसके साथी हैं, उनसे मिलती है और उनमें से जब एक दिन किसी को दूसरे साथी को देखती है, वो उससे पूछती है कि उसके पैरों में चप्पल क्यों नहीं है। वो बताता है कि उसकी माँ उसे सेब से उतारती ही नहीं है उसकी चप्पलों को। एक दूसरा दोस्त जिसके पैर में कुछ बेमेल के जूते हैं, वो कहता है अगर ये वो उतार भी देंगी तो ये खो देगा। पूछने पर उसे राइटर उससे पूछती है कि तुमने जो जूते पहने हुए वो बेमेल है, मीन्स एक जूता कोई सा है, दूसरा जूता कोई सा है। ऐसा क्वेश्चन करते ही वो अपने पैरों को थोड़ा इधर उधर सफल करने लगता है और बस बात को यूं ही टाल देता है। फिर राइटर को एक कहानी याद आती है, उडीपी ने जो उन्हें सुनाई थी। एक मंदिर के पुजारी के बेटे की कहानी है। एक मंदिर के पुजारी का बेटा रोजाना जब मंदिर के सामने से गुजरता था अपने स्कूल के लिए, तो भगवान से प्रार्थना करता था कि हे माता, हे देवी, उसे एक जोड़ी जूते चाहिए। अगर वो एक जोड़ी जूते पाले तो वो भगवान का बहुत ही एहसान मानेगा। और किस प्रकार से उसे फिर कुछ दिनों के बाद एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं और वो ईश्वर से आके प्रार्थना करता है, कहता है कि वो उन जूतों को नहीं खोएगा। उसी मंदिर के अब 20 साल बाद दूसरे पुजारी का बेटा, वहां वर्णन करते हैं कि लाल और सफेद रंग की कुर्सियां पड़ी हुई हैं और एक दूसरा पुजारी अब वहां रहता है। उसके बेटे के जूतों में, उसके बेटे के पैरों में जूते हैं। वो स्कूल से आता है, फोल्डिंग पे अपना बैग फेंकता है। समय बदल गया है, उसके पैरों में जूते हैं, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। राइटर यहां जिक्र करती है कि वो देश में जब घूमी है तो उसने बहुत सारे लोगों को नंगे पैर देखा है, बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर देखा है। ये ट्रेडिशन है या गरीबी है, ये चलन है या गरीबी है, उसकी समझ में नहीं है। कुछ लोग ट्रेडिशन के अनुसार, चलन के अनुसार अपने पैरों में जूते नहीं पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनका सपना है कि उनके पैरों में जूते हों, उनके पास जूते हों। इसके बाद राइटर जिक्र करती है सीमापुरी के उस एरिए का जहां ये रैग पिकिंग का काम करने वाले लोग सन 1971 की लड़ाई में, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुई थी और भारत को उसमें मध्यस्थता करनी पड़ी। भारत ने बांग्लादेश का फेवर करते हुए पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ा था। उसी युद्ध के दौरान बांग्लादेशी अपने देश से हिंदुस्तान के हिस्सों में आ गए और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बहुत सारे हजारों हजार लोग आए और आकर वहां उसके खंडहर और निर्जन स्थान में आकर बस गए। उन्होंने कपड़े के तंबू से या घास के छप्परों से अपना घर तैयार किया और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन, अपना रोजी रोटी इस रैग पिकिंग में, कूड़ा बीनने के काम में ढूंढनी शुरू कर दी। उन्होंने प्लास्टिक के जो कट्टे थे उनसे अपनी झोपड़ियां तैयार की, उसमें अपने परिवार के साथ रहने लगे और जैसे तैसे करके उन्हें राशन कार्ड भी उपलब्ध होने लगा और वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम चढ़ गया। उनके लिए पहचान मायने नहीं रखती। राशन कार्ड से तात्पर्य उनका कोई पहचान के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी केवल इतना ही राशन कार्ड का फायदा था कि उनको खाने के लिए भोजन मिल जाता है और रात में उन्हें भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। ठीक ऐसे ही जो रैग पिकिंग का काम था, जो कूड़ा बीनने का काम था, उसके वो उनके बच्चे जो किया करते थे, वो भी उनके लिए रोजी रोटी का काम था। सो बच्चों के लिए रैग पिकिंग बड़ा ही आश्चर्य का विषय था। उनके पेरेंट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए रैग पिकिंग का काम जो सेंस था, जो फीलिंग थी, वो डिफरेंट थी। माता पिता इसे एक व्यवसाय के तौर पे देखते थे, लेकिन जो ये बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो सुबह निकलते थे और चिड़ियाओं के झुंड की तरह दोपहर तक खो जाया करते थे अपनी एक दुनिया में रैग पिकिंग करने के लिए, अपने कंधे पर
एक कट्टा प्लास्टिक का लिए हुए। इनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। पूछने पर साहिब आलम बताते हैं कभी कभी उन्हें 1 रुपये का नोट मिल जाता है या कभी कभी 10 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है, लेकिन शायद अगर सोने चांदी का सिक्का भी उन्हें मिल जाए तो शायद वो इस काम को ना छोड़े, क्योंकि उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। और एक सर्दियों की सुबह, यानी कि सर्दियों के मौसम में एक सुबह राइटर साहिब आलम को एक पड़ोस में एक क्लब जो था उसके गेट पर खड़ा हुआ देखती है। उसके पैरों में जूते हैं। जूते थोड़े से फटे हुए हैं और फीका उनका कलर हो चुका है। शायद किसी रईस पेरेंट्स के बच्चे ने उन्हें पहनने से मना कर दिया होगा, क्योंकि उसमें एक छेद था, एक जूते में छेद था। उसने मना कर दिया और शायद उन्हें फेंक दिया होगा या किसी भी प्रकार से वो साहिब आलम को मिल जाते हैं, वो उन्हें पहने हुआ था। और जो क्लब में लड़के यूनिफॉर्म में, बिल्कुल व्हाइट यूनिफॉर्म में जो टेनिस खेल रहे थे, वो उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। पूछने पर बताता है कि उसे ये खेल बहुत पसंद है। मिस साहिब आलम को टेनिस का खेल बहुत पसंद है और वो खुश होकर बताता है कि कभी कभी वो इस पार्क में अंदर भी चला जाता है। जो यहाँ का गेट कीपर है वो उससे रिक्वेस्ट करता है और वो इस पार्क के झूलों में खेलने का मौका दे देता है। जब यहाँ कोई नहीं होता है तो वो अंदर इस झूलों में झूलता है। यानी कि कुछ और जो जूते हैं उसके, वो उन्हें पाकर बड़ा खुश है, क्योंकि उसका सपना एक जूते का था। आज उसके पैरों में जूते हैं। और आज राइटर को जब साहिब आलम मिलता है, वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में कैनिस्टर है, चाय की जो केतली होती है। वो बताता है कि साहिब आलम अब रैक पिकिंग का काम नहीं करता है। रोड के पार एक चाय की दुकान पे वो काम करता है। 800 रुपये मिलते हैं उसे और सारे दिन का भोजन मिलता है। लेकिन राइटर कहती है कि उसके चेहरे से जो केयर फ्री लाइफ का जो सेंस था वो कहीं गायब है। उसके चेहरे पर वो केयर फ्री जो लाइफ थी वो नहीं है। माना कि उसके कंधों पे एक बोझ हुआ करता था, एक कट्टा होता था प्लास्टिक का और उसमें बहुत सारा वजन होता था। और ये कैनिस्टर का वजन, इस केतली का वजन इतना भारी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे इस कैनिस्टर के वजन से उसके कंधे ढले हुए हैं। और जो कट्टा बीनने वाला, कूड़ा बीनने वाला जो कट्टा, जो रैक पिकिंग का जो कट्टा रखा करता था, वो बोरी रखा करता था, बैग रखा करता था, वो उसे इतना भारी नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो उसका खुद का था, उसका स्वामी वो खुद था। और जो कैनिस्टर आज उसके हाथ में है, उसका स्वामी कोई और है। और इस प्रकार से यहाँ एक केयर फ्री लाइफ जब उसकी गुम हो जाती है तो राइटर जो अनीश जंग है वो उसे एनालिसिस करती है, उसे कंपेयर करती है, उसके चेहरे की फीलिंग को कंपेयर करती है। ऐसा लगता है जैसे अब साहिब आलम अपना मालिक स्वयं नहीं है, वो किसी और के अधीन आज काम कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये कहानी यहीं तक। आई होप आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे इस कहानी को। सो प्लीज़ इंजॉय द स्टोरी। और ये कहानी थी साहिब आलम की, अनीश जंग ने लिखी। आई होप आप लोगों ने ज़रूर इंजॉय किया होगा। नमस्कार, टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।